हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने संकर पूर्व संकरण तक पढ़ा था और आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो संकर पूर्व संकरण क्या था कि जब F1PD का संकरण उसके जनकों से करवाया जाए तो उसे संकर पूर्व संकरण कहते हैं। और यह संकर पूर्व संकरण दो टाइप का था और वो दो टाइप है बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। जब F1PD का संकरण प्रभावी जनकों के साथ करवाया जाए तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। जब F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो उसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो अभी बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला लेते हैं हम बाह्य संकरण। पहला आता है बाह्य संकरण या फिर आउटक्रॉस। तो परिभाषा हम जान चुके हैं कि बाह्य संकरण किसे कहते हैं। तो F1PD का संकरण जब प्रभावी जनक के साथ करवाए जाए तो उसे आउटक्रॉस या बाह्य संकरण कहते हैं। जब संतति पादपों का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसे आउटक्रॉस या फिर बाह्य संकरण कहते हैं। अब इस आउटक्रॉस का अनुपात हमेशा कितना होता है? 1:1 होता है। इससे प्राप्त संतति का अनुपात 1:1 होता है। 1:1 होता है। तो कैसे होता है देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। ये तो हो गया प्रभावी जनक हमारा कैपिटल टी प्रभावी जनक, और ये हो गया हमारा संतति पादप। क्या हो गया? संतति पादप। अब इन दोनों का संकरण करवाया तो इससे युग्मक प्राप्त हुआ कैपिटल टी और इससे युग्मक प्राप्त हुए दो, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका आगे संकलन करवाने पर हमें एक चेकर बोर्ड प्राप्त होता है। क्या होता है? चेकर बोर्ड। वो इस प्रकार है। अब देखो, इधर माना देखो कैपिटल टी स्मॉल टी और इधर कैपिटल टी का कैपिटल टी से करवाए तो कैपिटल टी, इसका कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से करवाए तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें देखो संतति कौन सी प्राप्त हुई? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी अनुपात कितना हो? ये भी 1 है पादप और ये भी 1 है, तो 1:1। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसके भी कितने होंगे? युग्मक 2 प्राप्त होंगे। तो इसकी कैसे बनेगी सारणी? इसकी भी ऐसे बनेगी, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी। ठीक है, अब इस कैपिटल टी दो है ना, तो इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, इसका इससे और इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी से। अब इसमें देखो दो पादप तो है कैपिटल टी वाले और दो पादप ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनका अनुपात कितना हो गया? 2:2 हो गया। अब इस 2:2 का सरल अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। तो अनुपात कितना है ना? 1:1। या तो युग्मक 1 ले लो या 2 ले लो, कैसे भी कर लो। नोट कर लो इसको।
दूसरा हमारा आता है परीक्षण संकरण। कौन सा? परीक्षण संकरण, इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और परीक्षण संकरण की परिभाषा भी आप पहले जान चुके हैं। जब संतति पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब संतति पादपों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। आया समझ में? और इसका भी अनुपात 1:1 होता है। कितना होता है? 1:1। तो उदाहरण देखते हैं। ये तो हो गए हमारे अप्रभावी जनक। क्या हो गया? अप्रभावी जनक। ये हो गई हमारी संतति पीढ़ी। ठीक है। अब इससे युग्मक हमें प्राप्त होंगे स्मॉल टी और इससे युग्मक प्राप्त होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों का संकरण करवाने पर हमें स्वपरागण क्रिया करवानी पड़ेगी यहाँ पर, और स्वपरागण द्वारा हमें ये चेकर बोर्ड प्राप्त होगा। इसमें कौन सा है? स्मॉल टी। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी को स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी को स्मॉल टी से। तो इसमें भी देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके कितने पादप हैं? 2। और स्मॉल टी स्मॉल टी, इसके कितने पादप हैं? 2। 2:2 प्राप्त होता है। तो 2:2 का सरल अनुपात कितना होगा? 1:1 होगा। इसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण संकरण कहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि इसका बाहर से देखने पर या फिर जीनी संरचना देखने पर, लक्षण प्रारूप देखो या फिर जीनी प्रारूप देखो, दोनों कैसे हैं? समान है, 1:1। तो इसमें ये लाइन भी लिख सकते हैं, इसमें लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप समान प्राप्त होता है, समान प्राप्त होते हैं। लक्षण प्रारूप भी 1:1 और जीन प्रारूप भी 1:1। बाहर से देखने पर भी पादप एक समान दिखते हैं और जीनी संरचना पर के आधार पर देखने पर भी पादप एक समान दिखते हैं, इसलिए जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप समान प्राप्त होंगे। नोट कर लो इसको। हाँ, तो अब आगे हम पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम या फिर स्वतंत्र अभिवन का नियम। पहले 2 नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की सुखता का नियम, ये हमने पढ़ लिए थे। और बीच में हमने टॉपिक पढ़ लिया था बैक क्रॉस वाला। अब हम पढ़ेंगे मेंडल का तीसरा नियम या फिर स्वतंत्र अभिवन का नियम। और यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, और वो पिछले वाले दोनों नियम थे वो किस पर आधारित थे? एक संकर संकरण पर। तो इसमें हम पहला तो क्या लिख देंगे? यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकरण संकरण पर आधारित है। अब इसमें क्या है कि द्विसंकर संकरण का मतलब 2 लक्षणों की वंशागति का हम साथ में अध्ययन करेंगे तो इसे द्विसंकरण कहते हैं। जब दोनों लक्षणों की वंशागति का साथ में अध्ययन करेंगे तो पहले लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में रहेंगे। यानी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान दोनों युग्मक अपनी संततियां बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव दिखाएंगे। तो इसे हम कहेंगे स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि दो या अधिक विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान युग्मक पृथक होने के पश्चात अगली पीढ़ी में संतति बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उदाहरण, F1 पीढ़ी में संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि यह नियम कौन से संकरण पर आधारित हैं। तो यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित हैं। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों का संकरण करवाया जाए तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात युग्मक निर्माण की प्रक्रिया के दौरान युग्मक पृथक होने के पश्चात अगली पीढ़ी में संतति बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसका देखते हैं हम उदाहरण। अब उदाहरण है कैपिटल Y, कैपिटल R, यानी पीले वे गोलाकार। Y का मतलब पीले और R का मतलब गोलाकार। फिर आता है स्मॉल y, स्मॉल r, ठीक है, हरे वे झुर्रीदार, ठीक है। अब इससे युग्मक प्राप्त होते हैं कैपिटल Y, कैपिटल R, इससे युग्मक प्राप्त होते हैं स्मॉल y, स्मॉल r। अब इन दोनों का हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होती है कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल r, ठीक है। ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई या फिर विषम युग्मजी होती है। कैसी होती है? विषम युग्मजी, यानी युग्म विकल्पी कैसे अलग अलग है। अब इसमें हम क्या करवाएंगे? स्वपरागण की क्रिया करवाएंगे, और स्वपरागण की क्रिया के दौरान हमें 4 प्रकार के युग्मक प्राप्त होंगे। कैपिटल Y, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r। फिर आता है
स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब हम देखते हैं कि ये कैसे प्राप्त हुए। तो ऐसे देख लो, इधर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस कैपिटल वाई को कैपिटल आर और स्मॉल आर से गुणा करवा दो, और इस स्मॉल वाई को भी कैपिटल आर और स्मॉल आर से गुणा करवा दो। तो इससे तो प्राप्त होगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार प्रकार के युग्मक हमारे बन गए। देख लिया सामने, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लिख दो, कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल आर और स्मॉल आर का गुणा करवा दो, और स्मॉल वाई के साथ में भी कैपिटल आर और स्मॉल आर का गुणा करवा दो। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चार प्रकार के युग्मक बन गए हमारे। अब इन युग्मकों की सहायता से हम सारणी बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। ये बना ली सारणी। अब युग्म कौन कौन से थे हमारे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये युग्म कहाँ पे रख दो? यहाँ पे रख देते हैं। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इसमें हम देखते हैं, इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का गुणा कैपिटल वाई कैपिटल आर से करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अब इसका गुणा हम इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है। अब इसका गुणा कैपिटल वाई कैपिटल आर का गुणा इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है। इस कैपिटल वाई कैपिटल आर का गुणा इससे करवाएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इस प्रकार हम पूरी सारणी बनाएंगे। हाँ तो बच्चों, इस प्रकार हमारी ये सारणी पूर्ण हो गई। ठीक है। तो इसमें हमने इस कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, इन सब का आपस में इनसे गुणा करवाया तो ये हमें सारणी बना ली। इसमें हम देखते हैं कि जो लक्षण प्रभावी होगा वो अपना प्रभाव दर्शाएगा और जो अप्रभावी होगा वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा। जैसे ये देखो, कैपिटल वाई, इसमें तो दोनों प्रभावी है तो पीला आ गया, और इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी गोलाकार भी है और जोड़ीदार भी है, लेकिन प्रभावी कौन सा है? गोलाकार है तो पीला गोलाकार हो गया। इसमें देख लो कि भाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें पीला भी है और हरा भी है, लेकिन यहाँ पे प्रभावी कौन सा है? पीला, तो पीला ही आया, और इसमें जोड़ीदार। इस प्रकार इन सब को हम देखते हैं तो हमें लक्षण प्रारूप प्राप्त होगा, यानी बाहर से देखने पर पीला गोलाकार ये ऐसे कितने हैं, और पीला जोड़ीदार कितने हैं, और हरा गोलाकार कितने हैं, और हरे जोड़ीदार कितने हैं। तो इनका अनुपात हमें प्राप्त होगा 9:3:3:1। ठीक है। तो 9 तो कौन से हो गए? पीला गोलाकार वाले, पीला गोलाकार। और 3 कौन से हो गए? 3 ये हो गए हरे और गोलाकार। कैसे हो गए? हरे और गोलाकार। और फिर 3 कैसे हो गए? पीले और जोड़ीदार। और लास्ट में बचा 1, ये 1 कैसा हो गया? हरा और जोड़ीदार। हरा और जोड़ीदार केवल 1 ही है, तो इसका लक्षण प्रारूप हो गया 9:3:3:1। और इसकी जीनित संरचना के आधार पर हम देखते हैं कि यह पूर्ण रूप से पीला और गोलाकार है, यह अशुद्ध पीला और गोलाकार है, यह भी अशुद्ध पीला और गोलाकार है, यह शुद्ध पीला और जोड़ीदार है, यह शुद्ध अशुद्ध पीला और गोलाकार है। इस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध पूरे जीनित संरचना के आधार पर हम देखते हैं तो इनके जो अनुपात हैं वो आते हैं 1:2:4:1:1:2:1:1:1। ठीक है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है 122, 412 और 121। ठीक है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो।
अगर ये सारे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो कॉपी में। तो बच्चों अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व है कि भाई इन नियमों का क्या क्या महत्व है। इन तीनों नियमों का प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभ्युदय का नियम और स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, इन तीनों नियमों का क्या क्या महत्व है। तो इसमें पहला है सजीव में प्रभाविता का लक्षण का पाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक जीन होते हैं वो अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने लक्षण अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी कोई भी हानिकारक बीमारी के कोई भी जीन होते हैं वो अप्रभावी लक्षण पर उपस्थित या अप्रभावी जीन पर उपस्थित होते हैं, और अप्रभावी जीन होता है वो प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है और हम उस बीमारी से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा देखते हैं मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि हुई। जीन संकल्पना इस पृथक्करण के नियम के अनुसार एक ही जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 युग्म विकल्पी होते हैं, और ये दोनों युग्म विकल्पी 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण महत्व इसका यह है कि मेंडल के नियमों से संकट संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई इसमें कौन सा नया लक्षण पैदा हुआ। और चौथा महत्व है कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को तो हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को संचित करके लंबे वर्षों तक चलाया जा सकता है तथा एक ही जाति के अंदर उसको डाला जा सकता है। पांचवा महत्व यह है कि मेंडल के नियम के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन देने वाले फसली पौधों की अच्छी किस्में तैयार की जा सकती हैं। और लास्ट महत्व और इम्पोर्टेंट महत्व यह है कि मानव जाति के सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सूझजन्य की भी मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि सूझजन्य की कौन से नियमों पर आधारित है? तो मेंडल के तीनों आनुवंशिकी नियमों पर ही आधारित है। या फिर क्वेश्चन आ जाए मानव जाति के सुधार के लिए विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो सूझजन्य की, उसका नाम है सूझजन्य की। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तीसरा आनुवंशिकी कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।